हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है पॉलीटेक्निक ऑल ट्रेड क्लासेस में। तो यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है वो है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स में मैंने पिछली कक्षा में आपको बेसिक डेफिनेशनों की जानकारी दी। अब तक बेसिक डेफिनेशन के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे सदिश तथा अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती हैं, इनके बारे में पूरा ऑपरेशन करेंगे इसका। सबसे पहले तो राशि क्या होती है, राशि के बाद राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, ये कैसी होती हैं, क्या होती हैं, इनके बारे में पूरा हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है राशि की। सबसे पहले बात आती है राशि की। राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, पहली सदिश राशि, दूसरी अदिश राशि। पहली सदिश राशि होती है, सदिश राशि को हम दैसिक राशि भी कहते हैं। दैसिक राशि क्या? दैसिक राशि भी कहते हैं। और इसे हम अंग्रेजी माध्यम में बोलें तो वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें होता क्या है सदिश राशि में? सदिश राशि में दो चीजें होती हैं, परिमाण। एक तो होता है आपका परिमाण। अब आप कहेंगे कि परिमाण क्या होता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी राशि की, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारी क्या कहलाती है? परिमाण। जैसे फोर्स 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ हमारा दो क्या है? दो हमारा परिमाण है। क्या है? दो हमारा परिमाण है। ठीक है, तो परिमाण आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाण क्या होता है। अगली सदिश राशि में होती है दिशा, डायरेक्शन। क्या होती है? दिशा, डायरेक्शन। तो सदिश राशि में दो चीजें होती हैं, परिमाण होता है और दिशा होती है। सदिश राशि को हम क्या बोलते हैं? दैसिक राशि। दैसिक राशि से मतलब क्या हुआ? इसके जो शाब्दिक अर्थ को देखें, दैसिक राशि, दैसिक राशि मतलब दिशा है, इसमें दिशा है, जो दिशा दिखाती है वो राशि। ठीक है। अगली हम बात करें अदिश राशि। अदिश राशि को हम अदैसिक राशि भी बोलते हैं। अदैसिक से क्लियर हो गया कि इसमें दिशा नहीं होती, इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं। और इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है। क्या? परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। तो यही से समझ आ जाना चाहिए कि हमारी सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर क्या है। सदिश राशि में हमारा परिमाण होता है और दिशा होती है, और अदिश राशि में हमारा सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। तो अब इनकी डेफिनेशनों की बात करें तो डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार हमको आनी चाहिए, किस प्रकार हम डेफिनेशन जो परिभाषा इसकी होती है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि राशि क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि राशि क्या होती है। तो राशि की बात करते हैं, किसी वस्तु की संहति। संहति का मतलब होता है मात्रा। संहति का मतलब क्या होता है? मात्रा का परिमाण। किसी वस्तु की संहति, संहति का मतलब द्रव्यमान, जो भी उसमें संहति होती है, द्रव्यमान होता है, उसका परिमाण। परिमाण को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या अन्य संबंधी बातें, अन्य संबंधी बातों की जो जानकारी देने वाली संख्या राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? राशि कहलाती है। किसी वस्तु की संहति का परिमाण, मैग्नीट्यूड या अन्य संबंधी बातों की जानकारी देने वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है? राशि कहलाती है। राशि क्या कहलाती है? राशि क्या होती है? भौतिक राशियाँ होती हैं बहुत सारी। तो अब इन राशियों में किस प्रकार की राशियाँ होती हैं उनके बारे में हम अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे। सदिश राशि।
सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? सदिश राशि, जिसे हम दैसिक राशि भी कहते हैं, वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, क्या? परिमाण के साथ साथ दिशा, इसमें दो ही चीजें हैं, इसमें परिमाण तथा दिशा को भी बताना आवश्यक हो जाता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। को बताना आवश्यक हो जाता है, कौन सी राशि कहलाती हैं? सदिश राशि कहलाती हैं। कौन सी राशि कहलाती है हमारी? सदिश राशि। तो एक बार फिर से समराइज करेंगे कि सदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं। सदिश राशियां वह राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें बताने के लिए, जिन्हें समझाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताना जरूरी होता है। कौन सी राशियां कहलाती हैं हमारी? सदिश राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशियां कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में बल, वेग, त्वरण, संवेग। तो मान के चलिए हमारा बल है, फोर्स कितना है? 2 न्यूटन का कोई फोर्स है। तो यहाँ 2 हमारा क्या हो गया? 2 न्यूटन का फोर्स हमारा परिमाण हो गया। लेकिन बल किसी न किसी डायरेक्शन में भी तो लगा होगा। बल किसी न किसी डायरेक्शन में भी तो लगा होगा। डायरेक्शन यानी दिशा। तो इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों से व्यक्त करेंगे कि इतने न्यूटन का बल हमारी इस डायरेक्शन में लग रहा है या इस एंगल पे लग रहा है, तब हमारा अर्थ पूर्ण होगा। सिर्फ हम फोर्स 2 न्यूटन कहने से उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता। उसका अर्थ पूर्ण जब ही होगा जब परिमाण के साथ साथ आप उसकी डायरेक्शन भी बताओगे। जब आप डायरेक्शन बता दोगे, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई आपकी बॉडी है, इस पे आप बल लगा रहे हैं, ये आपने बल लगा दिया, ये 2 न्यूटन का। अगर क्षैतिज से देखा जाए, हॉरिजॉन्टल से, तो ये थीटा एंगल पर कार्य कर रहा है, कि नहीं? तो यही हमारी डायरेक्शन हो जाती है। तो इसमें डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो एक बार पुनः इसी प्रकार वेग होता है। वेग हमारा मान के चलिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। कितने का है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो 2 हमारा यहाँ क्या होगा? परिमाण हो गया। 2 क्या हो गया हमारा यहाँ? परिमाण हो गया। और इसके साथ साथ वेग की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि वेग इस डायरेक्शन में है, वो आपकी दिशा हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? आपकी दिशा हो जाएगी। तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताना जरूरी होता है। वो हमारी कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? अब अदिश राशियों की बात करें। अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? अब हम अदिश राशियों की बात करते हैं तो अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? अदिश राशियाँ वह राशियाँ, कौन सी राशियाँ? वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं? अदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। लंबाई, ठीक है,
क्षेत्रफल, आयतन, कार्य। अब लंबाई, आप किसी चीज की लंबाई ना मापते हो तो लंबाई मापते हैं, तो हमने किसी चीज की 2 मीटर लंबाई मापी, किसी चीज की लंबाई 2 मीटर मापी। मान के चलिए कि हम इस व्हाइट बोर्ड की ही लेंथ को मेजर करें, तो हम इसकी लेंथ को, लंबाई को या चौड़ाई को जो भी मेजर करेंगे उसे मापेंगे और माप के कह देंगे ये इतने मीटर लंबा है और इतने मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसी से ब्लैक बोर्ड की जो मापने की जो प्रणाली है वो अर्थ उसका पूर्ण हो गया कि ब्लैक बोर्ड या जो भी व्हाइट बोर्ड है उसकी 4 मीटर लंबाई है और 2 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, तो इसमें हमने दिशा तो नहीं बताई, दिशा बताना इसमें हमारा जरूरी नहीं हुआ, यानी यहाँ दिशा को बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्षेत्रफल की बात करें, मान के चलिए ये हमारा कोई प्लॉट है, ये 2 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल जो निकल के आएगा 2 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 2 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। तो इसमें भी हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी प्रकार आयतन निकालेंगे, आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके उसका आयतन निकालते हैं हम। उसमें भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू ही बताएंगे, लेकिन उसमें हम डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं करेंगे। कार्य को देख लो, हमने कोई कार्य किया, हमने 4 जूल का कार्य किया। कितने जूल का, 4 जूल का कार्य किया। लेकिन कार्य की कोई दिशा होती है कि उस दिशा में हमने कार्य किया? कार्य तो कार्य ही होता है। कार्य को सिर्फ हमने उसके परिमाण से व्यक्त कर दिया, उसका अर्थ पूरा हो गया कि हमने 4 जूल कार्य किया था, लेकिन किस डायरेक्शन में किया था ये अर्थपूर्ण नहीं है। कोई भी डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है वो हमारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर भी कभी कभी पूछ लेता है, सदिश राशि और अदिश राशि में आप अंतर बताइए। तो सदिश राशियों में आप अंतर भी बता सकते हैं कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा बताना जरूरी होता है, और अदिश राशि में हमें सिर्फ परिमाण बताना जरूरी होता है। इसका एक एक एग्जाम्पल दे देंगे। और दूसरी बात, इसे डिनोट करने के लिए कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई ए सदिश है, इसे डिनोट करने के लिए ए के ऊपर एरो लगा देते हैं। ये हमारी दिशा का ज्ञान कराती है, दिशा का ज्ञान कराती है। जो एरो होता है हमारा दिशा का ज्ञान कराता है। इसमें हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती, इसलिए एरो का यूज यहाँ नहीं किया जाता है। तो अदिश और सदिश के बारे में पूर्ण ऑपरेशन हो चुका है। इसमें जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, जिससे कि आप अपने नोट्स और वो बनाते रहें। तो अगला कंसेप्ट आपको बताते हैं, अगला कंसेप्ट आपको बताते हैं कि सदिश राशियों का प्रदर्शन। सदिश राशियों को प्रदर्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियों को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में हम नॉलेज करेंगे। तो सदिशों के प्रदर्शन के बारे में हम फुली ऑपरेशन करते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले सदिश एक निश्चित लंबाई की रेखा है। क्या है? सदिश एक निश्चित लंबाई, निश्चित लंबाई की रेखा है जिसके एक सिरे पर, जिसके एक सिरे पर या बीच में, या तो इसके एक सिरे पर हम तीर का निशान बना देते हैं या फिर बीच में निशान बना देते हैं। तो यहाँ रेखा की जो लेंथ है, रेखा की लंबाई, क्या लंबाई, लंबाई तो किसी पैमाने पर राशि का परिमाण बताती है। क्या बताती है? परिमाण बताती है। मैं आपको समझाऊंगा। परिमाण बताती है। और तीर की जो नोक है, तीर की नोक है वो हमें
डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है? वो हमें दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो एक बार हम पुनः डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। सदिश एक निश्चित लंबाई की रेखा है, एक निश्चित लंबाई होती है। राशि जिस प्रकार होती है हम उसका एक उचित पैमाना लेते हैं। उचित पैमाना लेने के बाद उसकी पैमाने के हिसाब से हम लेंथ खींचते हैं। ग्राफीय विधि में इसका काफ़ी यूज है। जब ग्राफीय विधि से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें इसका बड़ा यूज है। तो निश्चित लंबाई की पैमाने के अनुसार रेखा खींचते हैं और डायरेक्शन के हिसाब से उस तीर की दिशा बताते हैं। तीर की नोक उस ओर हो जाएगी जिस ओर डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो बीच में या इसके एक कॉर्नर पर तीर बना होता है जो उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? दिशा को प्रदर्शित करता है। मान के चलिए मान के चलिए क्षैतिज से बाईं ओर 25 न्यूटन 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। क्षैतिज से बाईं ओर कितने न्यूटन का बल कार्य कर रहा है? 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ये हमने लिखा तो हमने देखा है, लेकिन अब इसको हम, ये सदिश है, बल एक सदिश राशि है, 25 न्यूटन का बल है। तो इसको अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम दिखाएंगे कि रिप्रेजेंट किस प्रकार किया जाता है। तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैमाना लेंगे, पैमाना मान लेंगे। क्योंकि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पैमाना क्यों मानते हैं? पैमाने मानने के लिए एक मुख्य वजह ये है कि अगर हम 25 न्यूटन के बल को अगर अपनी एक रफ कॉपी, जो भी आपकी कॉपी है, उस पर शो करने के लिए हम ऐसी लेंथ लेते हैं जो हमारे उस पर आ जाए, जिससे उसका रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाता है। क्यों? वो जब नहीं आएगी, ओवर जाएगी, बढ़ी जाएगी, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे। हम मान लेते हैं 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ 10 न्यूटन बराबर 1 मीटर मान के चलते, बाय द वे 10 न्यूटन बराबर 1 मीटर मानते। तो आप बताइए, आपकी कॉपी पे 1 मीटर की लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो या खींच सकते हो? नहीं खींच सकते ना। इसीलिए हम पैमाना ऐसा मानते हैं जिससे हमें आसानी हो। क्या हो? हमें आसानी हो। तो हमने 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, ये हमारा पैमाना। 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया साहब? 1/10 सेंटीमीटर। 25 न्यूटन बराबर कितना हो गया साहब? 25 गुणा 1/10 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 सेंटीमीटर की लाइन को आप अपनी कॉपी पर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, हमने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो क्षैतिज से बाईं ओर, ये हॉरिजॉन्टिकल है, हॉरिजॉन्टिकल लाइन है। अब क्षैतिज से बाईं ओर कौन सा है? ये मेरा बाईं ओर है। तो बाईं ओर हमने दिशा को प्रदर्शित कर दिया बाईं ओर। क्या कर दिया? दिशा को प्रदर्शित कर दिया बाईं ओर। ठीक है, ये कितने न्यूटन का है साहब? 25 न्यूटन का। यहां से यहां तक की हमारी लेंथ कितनी होनी चाहिए? यहां से यहां तक हमारी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए। कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे हम? 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे हम?
यहाँ 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। इससे क्या है कि हमने 2.5 सेंटीमीटर के द्वारा 25 न्यूटन बल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी दिखा दिया। तो सदिश एक निश्चित लंबाई की रेखा होती है। निश्चित लंबाई हमारी 2.5 सेंटीमीटर हो गई, जिसके एक सिरे पर या बीच में सिरे पर हमने तीर बना दिया। तीर बना होता है। रेखा की लंबाई तो पैमाने पर राशि का परिमाण बताती है। भाई 25 न्यूटन बराबर 2.5 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। 25 न्यूटन बराबर 2.5 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। तो हमारी ये जो लेंथ है, लेंथ क्या बता रही है, परिमाण बता रही है। 2.5 सेंटीमीटर से हमने 25 न्यूटन बल को रिप्रेजेंट कर दिया है। तथा तीर उस राशि की दिशा प्रदर्शित करता है। तीर उस राशि की दिशा क्षैतिज से बाईं ओर, तो बाईं ओर हमने इसका तीर लगा दिया। ठीक है। तो अब इसमें हम जो बात करते हैं, अब इसका हम नामकरण कर देते हैं रेखा ए बी। ये सदिश हमारी कौन सी हो गई हमारी, हमारा ए बी सदिश हो गया। ए बी सदिश बराबर 25 न्यूटन हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, तीर को, इस तीर को हम कहते हैं हेड या टिप। इसको हम क्या कहते हैं, हेड या टिप। ये क्या कहलाता है हमारा, हेड या टिप। हेड का मतलब होता है शिखर, और टिप इसको हम क्या कहेंगे, हेड या टिप कहेंगे। अब जो जहां से ओरिजिन हो रहा है उसे हम टेल कहेंगे। टेल या ओरिजिन। टेल का मतलब होता है पूंछ, और इसका मतलब होता है आपका मूल बिंदु। क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु। तो आपको रिप्रेजेंटेशन आ गया होगा। एक बार मैं समराइज करा देता हूँ। सदिश एक निश्चित लंबाई की रेखा होती है। निश्चित लंबाई 2.5 सेंटीमीटर हमारी एक निश्चित लंबाई है, जिसके एक सिरे पर या बीच में, या तो हम एक सिरे पर या बीच में तीर बना देते हैं। तीर हमारे क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। रेखा की लंबाई उसका परिमाण शो करती है। परिमाण यानी 25 न्यूटन बल। ये क्या है, 25 न्यूटन हमारा परिमाण है। तो परिमाण को हमने लंबाई के द्वारा शो कर दिया, और तीर के द्वारा हमने उसकी दिशा को प्रदर्शित कर दिया। तो ये सदिशों का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम अगले कंसेप्ट की। अगले कंसेप्ट में सदिशों के बारे में हम बात करेंगे कि सदिश के प्रकार कैसे होते हैं। इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होना आवश्यक है। तो आइए ध्यान देते हैं कि इकाई सदिश क्या होता है। इकाई सदिश, इकाई सदिश को हम इंग्लिश में यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट का मतलब होता है इकाई, और वेक्टर का मतलब होता है सदिश। ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वह होता है जिस किसी भी सदिश की वैल्यू एक हो। कोई भी सदिश राशि हो, बल हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, संवेग हुआ, इनकी वैल्यू अगर एक आती है तो उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो डेफिनेशन पे आते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण, परिमाण का मतलब वैल्यू एक हो, क्या हो, एक हो, इकाई सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है। तो फिर से एक बार हम इस पर कोशिश करेंगे जानने की कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, इकाई सदिश क्या होता है। वह सदिश जिसका परिमाण, परिमाण का मतलब वह सदिश जिसका मान एक हो, कितना हो, एक हो, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। जैसे मानिए F बराबर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का बल है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा,
यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यही वेलोसिटी हम वेग ले लेते हैं, वेलोसिटी हमारी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये भी क्या हुआ हमारा यूनिट वेक्टर हुआ। अगर हम त्वरण ले लें, त्वरण हमारा यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड है, त्वरण हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो F बराबर 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन का बल है तो वो भी यूनिट वेक्टर है। अगर वेलोसिटी हमारी, वेग हमारा 1 मीटर पर सेकंड का है तो ये भी हमारा यूनिट वेक्टर है। अगर हमारा त्वरण एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है तो ये भी हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट पहला वाला क्लियर हो गया। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश क्या होता है, समान सदिश के बारे में बात करेंगे। समान सदिश को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर, और इक्वल वेक्टर के लिए 3 चीजें होना अनिवार्य है। इक्वल वेक्टर कब कहलाएगा, इक्वल वेक्टर के लिए सबसे पहला उनका समांतर होना, क्या हो, समांतर हो। जैसे 2 सदिश हम ले लें, सदिश राशियां, इनकी ये एक दूसरे के समांतर हों, दिशा एक ही हो, तीसरी इसका परिमाण, परिमाण भी एक हो। ठीक है, तो समान सदिश कौन सा कहलाता है, समांतर हो, दिशा भी एक हो और परिमाण भी एक ही हो। दोनों जो सदिश होते हैं समान सदिश कब कहलाएंगे, सिमिलरिटी होगी उनकी, उनमें सिमिलरिटी होगी, समांतर होंगे एक दूसरे के, दिशा एक ही ओर होगी, परिमाण एक ही वैल्यू होगी, उनकी दोनों की जो वैल्यू है एक ही होगी। तो वह सदिश जो परस्पर पहले समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, एक ही दिशा हो, कैसी दिशा हो, एक ही दिशा हो, तथा समान परिमाण हो, समान परिमाण हो, तो यह समान सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समान सदिश, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे 2 सदिश हैं, एक ए बी सदिश है और एक सी डी सदिश है। ए बी सदिश है और सी डी सदिश है। ए बी सदिश की वैल्यू 4 न्यूटन है और सी डी की वैल्यू 4 न्यूटन है। सी डी सदिश है जो, उसकी भी 4 न्यूटन है। तो सबसे पहले देखते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, कैसे हैं, समांतर है, समांतर है। ठीक है साहब, समांतर होने के साथ इनके अब जो तीर है, एरो है, एरो एक ही डायरेक्शन में है। आप देखिए ये एरो और ये हमारा एरो कौन सी, एक ही डायरेक्शन है, तो दिशा एक ही हो गई साहब। दिशा क्या है, सेम है। जब दिशा सेम है, अगली जो बात करते हैं परिमाण की, तो परिमाण देखिए इसका कितना है, 4 न्यूटन, और नीचे वाले का परिमाण कितना है, 4 न्यूटन। परिमाण सेम है, तो ये कैसे हो गए, ये हो गए आपके इक्वल वेक्टर। कौन से हो गए ये, इक्वल वेक्टर। तो इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन को अगर हम ध्यान में दें तो पहली कंडीशन फॉलो करेगी हमारी, समांतर हो। दूसरी कंडीशन फॉलो करेगी, दिशा कौन सी हो, सेम हो। तीसरी कंडीशन परिमाण सेम हो। अगर ये तीनों चीज अगर सेम आती हैं
जब जाकर के हमारा बनता है इक्वल वेक्टर समान सदिश। कौन सा बनता है? समान सदिश जब जाकर के बनता है, इक्वल वेक्टर जब जाकर के बनता है, सबसे पहला पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। दूसरी बात दिशा सेम हो, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन हो। तीसरी उनका जो परिमाण यानी उनकी वैल्यू है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू सेम है तो ये समान सदिश कहलाएंगे। ठीक है, अब अगले कंसेप्ट की ओर चलते। अगला कंसेप्ट है समदिश सदिश। समदिश का मतलब होता है लायक, जिस जो एक ही दिशा में हो, और सदिश का मतलब होता है वेक्टर। तो इसे क्या कहेंगे हम? लायक वेक्टर। लायक वेक्टर कौन सा होता है? समदिश सदिश। ठीक है, तो इसमें पहली जो कंसेप्ट है, इसमें पहला समांतर हूं, पहला समांतर हूं, दिशा सेम हो। क्या हो? दिशा सेम हो, क्योंकि नाम से ही वो समदिश है, समान दिशा। समदिश यानी लाइक वेक्टर, तो दिशा सेम होगी। थर्ड, परिमाण। परिमाण यहां सेम नहीं होगा, यहां परिमाण क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? जब परिमाण हमारा भिन्न भिन्न होगा, जब जाकर के हमारा बनेगा लाइक वेक्टर यानी समदिश सदिश। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, में हम लेते हैं एक सदिश ए बी और एक इसके पैरेलल ही ले लेते हैं दूसरा सदिश सी डी। ए बी सदिश 4 न्यूटन का है साहब, सी डी सदिश हमारा 6 न्यूटन का है साहब। तो आप यहां देखिए, ये पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ठीक है, तो यहां एक दूसरे के पैरेलल हैं। डायरेक्शन, तीर के निशान देखिए किधर है? एरो, एरो एक ही डायरेक्शन में है, दिशा सेम है। तीसरा परिमाण देखिए, यहाँ परिमाण 4 न्यूटन का था, यहाँ 6 न्यूटन का, ये भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार का वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा? समदिश सदिश, लायक वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, लायक वेक्टर कहलाएगा। तो मैं बड़ी इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से, पर्सनल नंबर पर, व्हाट्सएप के माध्यम से आप बताइए ज़रूर, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आपके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। जब मैंने ये कदम उठाया है तो आपको अप्लाइड मैकेनिक्स ऐसी पढ़ा के जाऊँगा, ऐसी पढ़ा के जाऊँगा कि आप भविष्य में कहीं भी अप्लाइड मैकेनिक्स में कमज़ोर साबित नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले करके आप अपनी नोट तो आइए। अब हम अगले कंसेप्ट की बात करें। अगला कंसेप्ट है हमारा सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सदिशों का योग, माना दो सदिश ए बी हैं, मान लीजिए आप दो सदिश ए बी हैं और इनको हमें जोड़ना है, इनको हमें जोड़ना है। ठीक है, माना एक बिंदु ये ओ है, क्या है? ओ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब इनको हम जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम का पालन होता है। ठीक है, ओ ए, ओ ए से रिप्रेजेंट किया है हमने ए को। ठीक है, उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी। ठीक है, ए बी से रिप्रेजेंट किया है पी को। ठीक है,
ठीक है। ओ ए बराबर कितना है ए बी बराबर वी, ठीक है। ये आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो इसकी जो लेंथ है ए है यहाँ तक, और यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो बी है यहाँ तक, ठीक है। तो इसे जोड़ने के लिए हम त्रिभुज नियम का अगर पालन करते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ओ बी बराबर ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। ओ बी बराबर ओ ए प्लस ए बी बराबर ए प्लस बी, ये हमारा निकल के आया, ये हमारा कंसेप्ट है। अगला जो हम कंसेप्ट देखेंगे इसमें है सदिशों को घटाना, सदिशों को घटाना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपको सदिशों का घटाना समझाता हूँ। तो अगले कंसेप्ट की बात करें कि सदिशों को घटाना, सदिशों को कैसे घटाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। दो सदिश को घटाने की प्रोसेस में दो सदिश यानी दो सदिश है हमारे पास, इसकी अगर हम घटाएंगे इसमें से तो सदिश को घटाना उसका ऋण सदिश, दो सदिशों को घटाने की प्रोसेस में जिस सदिश को घटाना है, हमें जिस सदिश को घटाना है उसका ऋण सदिश प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम ऋण में कन्वर्ट कर लेते हैं और पहले वाले सदिश में जोड़ देते हैं, पहले वाले सदिश में जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जिस सदिश को घटाना होता है उसका हम ऋण सदिश प्राप्त करते हैं और ऋण सदिश प्राप्त करके पहले वाले सदिश में जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा सदिश पहले सदिश में से दूसरा सदिश घट जाता है और वो हमें प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, सदिश ए से बी को घटाना है। किसको घटाना है, हमें बी को घटाना है, ठीक है। तो हमें ए माइनस बी करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले वाले को तो ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन सेकंड वाले को जिसको घटाना है उसका नेगेटिव का प्राप्त कर लेते हैं और फर्स्ट वाले में जोड़ दे देते हैं। क्या कर देते हैं, पहले वाले में जोड़ देते हैं। मान के चलिए जे हमारे दो सदिश हैं, एक ओ ए है और पी क्यू बी है, ओ ए है पी क्यू बी है, इसमें से इसको घटाना है। कौन से वाले को घटाना है, हमें इसको इसमें से घटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव करेंगे, इसको नेगेटिव कर लिया यहाँ पे ओ ए, ये हमारा ए है, ये हमने यहाँ नेगेटिव कर लिया, नेगेटिव करके हमने यहाँ इसको जोड़ा है। क्या किया है, हमने यहाँ इसको जोड़ा है। जोड़ने के बाद ये थर्ड स्टेप आ जाता है ए नेगेटिव के बी और इसे ए माइनस बी, इस प्रकार हमें ए माइनस बी ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की तो ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा किस प्रकार घटाया जाता है। एक बार पुनः समराइज कर लेते हैं। दो सदस्यों को घटाने की प्रोसेस में अगर हम पहले वाले सदिश में से दूसरा घटाना है तो जो घटाना है उसको हम नेगेटिव का प्राप्त करते हैं, ऋण सदिश प्राप्त करते हैं और पहले वाले में जोड़ देते हैं, पहले वाले में जोड़ देते हैं, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर इस पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, एक स्पेशल वीडियो भी अगर आप इस पर कहेंगे तो मैं बना दूंगा, बिल्कुल ईजीली समझाने की कोशिश कर दूंगा उसमें, अगर आपकी समझ में नहीं आ पाता है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग कंसेप्ट है ये, थोड़ा कन्फ्यूजिंग कंसेप्ट है, हाल ही समझ नहीं आता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में दिया गया है 3 मीटर तथा 5 मीटर के दो विस्थापन। कितने कितने के दिए हैं, एक हमारा 3 मीटर का है ये वाला, एक 5 मीटर का है, के दो विस्थापन दिए हैं, दो विस्थापन
ए बी सी चित्र में दिखाए गए हैं। चित्र हमारा ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, तीनों चित्र में दिखाए गए हैं। तो चित्र ए बी सी के परिणामी तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिणामी तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो अब कैसे करते हैं परिणामी ज्ञात, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले चित्र ए को लेते हैं परिणामी आर। परिणामी आर निकालने के लिए, ठीक है, तो ओ ए की दिशा में है, ए बी की डायरेक्शन भी उधर ही है। ठीक है, ओ ए तथा ए बी डायरेक्शन उधर ही है। तो अगर इनके परिणामियों को जोड़ेंगे तो ओ ए की वैल्यू कितनी है साहब, 3 मीटर। ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। तो ये कितनी निकल के आई, 8 मीटर। तो आर, अब साइन किधर आएगा भाई, साइन किधर आएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो जिधर डायरेक्शन में दोनों लग रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये भी लगेगा। आर बराबर 8 मीटर, जिस दिशा में वो थे उसी दिशा में, ये हमारा परिणामी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, परिणामी हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। परिणामी निकालने के लिए हम पहले देखते हैं सदिश अगर एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो हम उनको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने ओ ए और ए बी दोनों को जोड़ा डायरेक्शन दिखा करके। इसकी वैल्यू 3 मीटर है, इसकी वैल्यू 5 मीटर है, इसकी वैल्यू 8 मीटर आ गई। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया साहब परिणामी। ये क्या हो गया हमारा, परिणामी। लेकिन परिणामी के साथ साथ दिशा भी तो बतानी है। दिशा वही होगी जिस डायरेक्शन में ये कार्य कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ये विस्थापन कार्य कर रहे हैं उसी डायरेक्शन की दिशा होगी। तो आर के ऊपर हम उसी डायरेक्शन में एरो लगा देंगे और ये हमारी 8 मीटर हो गई। तो पहले का आंसर ये निकल के आया। ठीक है साहब, दूसरे की, अब दूसरे में देखिए ओ ए तो इस दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन ए बी उल्टी डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। ठीक है, ए बी उल्टी डायरेक्शन में, ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा ए बी है 5 मीटर। तो इसका परिणाम निकालते हैं, आर बराबर ए बी, भाई ए बी अधिक है। ठीक है, ए बी किस डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर ये इसके विपरीत कार्य कर रहा है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ये हो जाएगा वो, ये किस दिशा में, इस दिशा में कार्य कर रहा है साहब। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 5 और ओ ए की वैल्यू कितनी है 3। 5 में से 3 गया 2 मीटर। अब डायरेक्शन कौन सी होगी, जिसकी वैल्यू अधिक है वही डायरेक्शन होगी। तो आर इस डायरेक्शन में कार्य करेगा, परिणामी 2 मीटर। उसमें डायरेक्शन सेम थी, सेम होने के बाद उसी डायरेक्शन में कार्य कर रहा था। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया सर। अगली प्रॉब्लम की बात की जाए, अगली प्रॉब्लम की बात की जाए, अगली प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, ये दोनों 90 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं। कितने डिग्री पर कार्य कर रहे हैं, 90 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं। कितने पे, 90 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं। तो परिणामी ये होगा हमारा आर। ठीक है, आर हमारा परिणामी होगा। अब परिणामी निकालने के लिए हम बात करते हैं, इसका विकर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस आर को निकालने के लिए ओ बी, ओ बी का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग 90 डिग्री पर लंब, लंब कितना है, थीटा के सामने, थीटा के सामने लंब होता है साहब, थीटा ये मान लो, थीटा के सामने लंब होता है साहब ए बी स्क्वेयर। ठीक है साहब, ए बी स्क्वेयर, आधार कौन सा है साहब, ओ ए स्क्वेयर।
ठीक है। ओ बी हमारा क्या है, परिणामी आर स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है हमारी 5, 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, आर स्क्वायर कितना हो गया, 5 25 और 3 3 का 9, आर बराबर अंडर रूट 34 मीटर। इसको और सॉल्व कर सकते हो आप कैल्सी की सहायता से, इसको और सॉल्व कर सकते हो आप कैल्सी की सहायता से, कैलकुलेटर जो होता है। लेकिन इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए इसका परिणामी ओ ए से थीटा एंगल पर कार्य कर रहा है, कितने पे, थीटा एंगल पे। अब थीटा एंगल निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, थीटा एंगल निकालने के लिए अब हमारे पास दो ही चीजें पता है हमें, ओ ए और ए बी। ठीक है, ओ ए और ए बी, ओ ए और ए बी को निकालने के लिए थीटा के सामने क्या होता है, लंब। हमारे पास कौन सी चीज है, लंब है हमारे पास, लंब है, और हमारे पास आधार है। अब मैथ में पहुंच जाइए आप, मैथ में पहुंच जाइए, लंब और आधार किस में आता है, जाहिर सी बात है ये हमारा टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार। लंब हमारा कहाँ कितना है, यहाँ 5 है साहब, आधार कितना है, 3 है। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 5/3। थीटा बराबर टेन इनवर्स 5/3। अब एंगल निकालेंगे, एंगल निकालेंगे तो ये कैल्सी है, इसकी सहायता से निकाला जाता है। स्विफ्ट टेन इनवर्स, स्विफ्ट टेन इनवर्स, स्विफ्ट टेन इनवर्स आंसर, ये आपका 59 डिग्री एंगल आया। कितना आया, थीटा बराबर 59 डिग्री। ठीक है, तो इसकी दिशा कितनी हुई, 59 डिग्री। ठीक है, 59 डिग्री। परिणाम ओ ए से परिणामी कितना एंगल बना रहा है, 59 डिग्री बना रहा है। तो ये हमें डायरेक्शन भी प्राप्त हो गई। तो मैकेनिक्स के लिए आप 82 ms का कैसियो का एक कैलकुलेटर ले लीजिए, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये तो फर्स्ट ईयर है, आगे सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको मेरे हिसाब से ये ले लेना चाहिए, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन आते हैं और टिपिकल क्वेश्चनों में कैलकुलेशन ऐसा नहीं है हम हाथ से कर सकें। तो मेरी सभी से गुजारिश है, मेरे पास तो 100 ms का है, लेकिन आप सभी 80 ms का कैसियो का कैलकुलेटर ले लीजिए। कैसियो का ये वाला कैलकुलेटर आपको परचेज करना है, क्योंकि ये अच्छी कंपनी भी है। बहुत सारी लोकल कंपनियां आती हैं, उन पर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता। तो आप कैसियो का कैलकुलेटर लो, वो आपके लिए फ़ायदा। मैंने ये जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग मैंने ये फर्स्ट ईयर में लिया था, मैंने ये फर्स्ट ईयर में लिया था। मुझे नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में 82 ms का अलाउड है। 100 ms का मैंने उसी समय ले लिया था, लेकिन फिर भी मैंने काम चलाने के लिए कैलकुलेशन इससे करता था, लेकिन एग्ज़ाम के लिए मैंने 82 ms का किसी सीनियर से लिया था। तो आप सभी अपना जो 82 ms का जो आता है उसको आप परचेज कर लो, बहुत फ़ायदेमंद भी है, आगे आपकी पढ़ाई के लिए यूज भी होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर यहाँ कहीं समझ में नहीं आया है, आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको कराऊंगा। आगे आपके यूनिट्स जिन्हें मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, उसके बाद प्रणालियाँ पढ़ाऊंगा, जो ब्रिटिश FPS फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, इसके बाद MKS मीटर किलोग्राम
सेकंड प्रणाली, इसके बाद सीजीएस प्रणाली, सेंटी और ग्राम और सेकंड प्रणाली, और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा एसआई प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। उसके बाद आपकी बेसिक नॉलेज के लिए तनाव बल, संपीड़न, कंप्रेशन फोर्स, टेंशन फोर्स, उसके बाद रिएक्शन फोर्स के बाद आपके एक दो कंसेप्ट और हैं। एक दो कंसेप्ट में आ जाता है आपकी बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, जो मैकेनिक्स में बार बार पूछा जाता है, कई बार बोर्ड में आया हुआ भी है। फिर बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। यहीं आकर के आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद चैप्टर 2 चलेगा बल विश्लेषण का। बल विश्लेषण में हम फोर्स को कंपोजिट करके देखेंगे, उनको विखंडित करके देखेंगे। तो उसमें फोर्सों के बारे में भी पूरा दिया गया है, जिसमें आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम, बहुभुज का नियम, लामी थ्योरम, सारी चीज़ें हैं। उन पर डाउट जो प्रॉब्लम आती हैं वो प्रॉब्लम भी आएंगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से आपके जो भी एग्ज़ाम है उसमें अच्छा खासा वेटेज रखता है ये चैप्टर। तो आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे प्रतिक्रिया अपनी भेज सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब, ये तो आपका बनता ही है। तो इसके लिए आप भी थोड़ा मतलब मेहनत करिए हमारे लिए भी। मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप भी मेरे लिए मेहनत करिए, क्योंकि लाइव आने के लिए मोनेटाइजेशन होना ज़रूरी है। तो जब भी लाइव आया जा सकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, योगदान हमें देंगे, हम आपको देंगे, तो ऐसे करके काम हो जाएगा। जय हिंद।